तो हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं हूं सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं RICS का एक नया चैनल। ये हमारा एक संयुक्त प्रयास है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की फील्ड में हम एक पूरी ताकत के साथ 3 दिग्गज उतरे हैं। समय समय पर हम उन सभी दिग्गजों, उन सभी सिविल सेवा के क्षेत्र की तैयारी करवाने वाले उन सभी महारथियों से आपको रूबरू करवाएंगे। आज का ये जो हमारा टर्न है, इस अवसर पर हमारे साथ उपस्थित हैं अनुराग शुक्ला सर। अनुराग शुक्ला सर के बारे में जितना परिचय दिया जाए उतना कम है। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। और हम आज अनुराग सर के साथ ही चर्चा करेंगे। हमारा विषय होगा मुख्य परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र। और जैसा आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में जो 2024 के लिए एक नया शेड्यूल MPPSC यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जारी किया, उस न्यू शेड्यूल के अकॉर्डिंग कई पेपर्स में बहुत भारी फेरबदल या बदलाव किया गया। तो कुछ नए टॉपिक्स जो बच्चों के लिए बिल्कुल ही अनटच्ड हैं या बिल्कुल ही अननोन हैं, ऐसे टॉपिक्स को उसमें शामिल किया गया है। उन्हीं में से एक टॉपिक है सेकंड पेपर का पार्ट B, समाजशास्त्र। मेरे हाथ में सिलेबस है। इसमें 5 यूनिट हैं। पहली यूनिट का नाम है समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा। पहली यूनिट का नाम है समाजशास्त्र की आधारभूत अवधारणा। दूसरी यूनिट है भारतीय समाज में विविधता एवं चुनौतियाँ। तीसरी यूनिट का नाम है ग्रामीण एवं नगरीय समाजशास्त्र। चौथी यूनिट का नाम है औद्योगिकरण, वैश्वीकरण, सामाजिक विकास एवं जनसंख्या। और जो 5वीं यूनिट है, 5वीं यूनिट का नाम मानव संसाधन विकास एवं सामाजिक कल्याण की योजनाएं। तो क्रमवार हम इन पर चर्चा करेंगे, जिससे आप सभी जो व्यूअर्स हैं, आप जो YouTube को देखने वाले बच्चे हैं, उनको एक बहुत ही महत्वपूर्ण या बहुत ही प्रॉस्परस कंटेंट मिल सके। और सबसे बड़ी बात कि आपको इस नए विषय के संबंध में जिन्होंने कभी भी इस विषय को नहीं पढ़ा है, उनमें एक इस विषय की समझ विकसित हो सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो सर, जैसा अभी हमने चर्चा की जी सर, कि समाजशास्त्र नामक एक नया पार्ट शामिल किया गया, एक नया भाग शामिल किया गया। और सिविल सेवा की तैयारी करने वाले बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हाँ, जो इस विषय से बिल्कुल ही अछूते हैं। और बहुत सारे ऐसे बच्चे मौलिक भी है ये प्रश्न। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो इंजीनियरिंग सेक्टर से हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो साइंस डिसिप्लिन से आते हैं, जिनके लिए ये बहुत कॉम्प्लिकेशन एकेडमिक्स नहीं रहा है, तो कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो इनमें बहुत सारे सामान्य भाषा में भी अगर हम देखें सर, तो जो सिविल सेवा की तैयारी करने वाले जितने भी लोग हैं, मौलिक रूप से उन्हें समाज के विषय में, समाजशास्त्र एक विधा के रूप में, जिस समाज में हम रह रहे हैं उस समाज की जो रीतियां हैं, परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, निरंतरता है, उसमें जो बदलाव हैं और आने वाले समय में क्या परिवर्तन हो सकते हैं, इसकी जानकारी होना बहुत अपेक्षित है। क्योंकि हमें मूलतः इसी समाज में रहते हुए काम करना है। तो इसका एक परिदृश्य, एक खाका और अवधारणाओं के साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एक प्रशंसनीय कदम उठाया है कि अपने विषय वस्तु में, अपने पाठ्यक्रम में इसे शामिल किया। और ये थोड़ा सा पूरे इम्तहान प्रणाली को काफ़ी कुछ मानवीय ढांचे की तरफ ले जाता है, काफ़ी कुछ मानवीय पहलू की तरफ ले जाता है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें फैक्ट्स हैं, लेकिन एक व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक परिदृश्य को जानना एक लोक प्रशासक के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अंततोगत्वा चयन के बाद उसको उसी समाज पे काम करना है, तो उन लोगों की ज़रूरतें हमें पता होनी चाहिए। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो
बदलाव किया अपने पाठ्यक्रम में, हाँ, जो सिलेबस में चेंज किया, जी, जी, उसका मेन ऑब्जेक्ट है कि एक जो फैक्चुअल सब्जेक्ट्स या फैक्चुअल जो सिलेबस था, जी, उसको रियलिटी के धरातल के दायरे में लाना, उसको ह्यूमनिस्टिक बनाना, कि जिससे उसको एक एडमिनिस्ट्रेटर लोक सेवक के अंदर एक सेंसिटिविटी आए जी, उसमें हमें उसे अपने समाज की समझ पैदा हो, मतलब वो मानवीय मूल्य और बाकी सारे पक्ष तो एथिक्स से पूरे हो जाते हैं, नीति शास्त्र से पूरे हो जाते हैं, लेकिन सामाजिक समझ तो होनी जरूरी है, तभी उन मानवीय मूल्यों के आधार पे हम उस समाज पे काम कर पाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि जनजातीय समाज के तौर तरीके अलग हैं, आधुनिक के अलग हैं, कृषक समाज के अलग हैं, उनका सब सम्मिश्रित रूप हमें देखने को मिलेगा इस विधा में। मतलब एक एडमिनिस्ट्रेटर को बहुआयामी समाज से इंटरेक्ट करना है, इंटरेक्ट कराएंगे, तो समाज क्या है, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, ये तो उसे समझ में आना चाहिए। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक बिल्कुल नए बच्चे के लिए जी सर, आप कैसे समझाएंगे कि समाजशास्त्र क्या है? अगर सपोज कर लीजिए उसे लिखना हो एग्जाम में कि भाई समाजशास्त्र का एक परिचय दीजिए, जी, जी, तो किस तरह से आप समाजशास्त्र विषय को उस बिल्कुल रॉ है, उस बच्चे को कैसे आप समझाना चाहेंगे? सर, बहुत ही सरल सी एक बात है। एक विधा के रूप में अगर हम बात करें समाजशास्त्र, तो बहुत पुराना शास्त्र नहीं है, बहुत पुराना विज्ञान नहीं है। हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जो 18वीं 19वीं शताब्दी का जो दौर है विश्व का, उस दौर को अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो वो दौर बेसिकली एक ऐसा दौर है जिसमें जो प्राकृतिक विज्ञान है, चाहे वो गणित हो, चाहे वो रसायन शास्त्र हो, चाहे खगोल शास्त्र हो, भौतिक विज्ञान हो, इन्होंने एक तरीके से अपने आप को स्थापित कर लिया और पूरे समाज की जो धुरी थी वो कुल मिला के इन्हीं के इर्द गिर्द भी घूमी और हर उस मत को खारिज किया जाने लगा जो प्राकृतिक विज्ञान या विज्ञान की तर्ज पर खरे नहीं उतर रहे थे या जिन्हें सत्यापित नहीं किया जा पा रहा था। ऐसी स्थितियों में जब नेचुरल साइंस अपने चरम पर था, ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति भी हो रही है, हो चुकी है और उत्पादन असीमित है, मशीन आ गई लोगों की जगह, बहुत सारा उत्पादन होने लगा। इन सब के बाद भी यूरोप में कहीं ना कहीं एक असंतोष है जी। पुनर्जागरण भी हो चुका है, वैज्ञानिक प्रगति भी हो चुकी है, वैज्ञानिक सोच, वैज्ञानिक सोच सब कुछ है, लेकिन फिर भी ये समाज में एक असंतोष है, वैक्यूम, एक वैक्यूम है, दर्द है और मानवीय समस्याएं भी हैं, आत्महत्याएं भी हैं, नई समस्याएं बढ़ गई होंगी फिर तो सर। जी सर, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद तो नई समस्याएं समाज में आई। बिल्कुल बिल्कुल। एक कृषक समाज था, बड़ा सम समाज था, बड़ा सरल समाज था, अब वो पूरा का पूरा मतलब वो औद्योगिक समाज हो गया, माइग्रेशन की प्रॉब्लम्स आई, लोगों के सेटलमेंट की प्रॉब्लम्स आई। बिल्कुल। तो वो जो 18वीं 19वीं एक नया क्लास आया, मिडिल क्लास आया, वर्कर्स क्लास आया, जो इंजीनियर, डॉक्टर, अकाउंटेंट, बिल्कुल, और उनकी दयनीय स्थितियां पूरे दुनिया ने देखा है। रशियन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, बिल्कुल सब इन्हीं का परिणाम है। बिल्कुल। तो जो 18वीं 19वीं शताब्दी का यूरोप है वो एक तरफ तो बहुत आर्थिक प्रगति का यूरोप है, लेकिन सामाजिक स्तर पर अगर हम देखें तो वो बहुत सारे प्रश्न खड़े करता है जिसमें मनुष्य अपनी मौलिक समस्याओं से भी जूझ रहा है। वो घर छोड़ के शहर आ रहा है, समाज नगरीकृत हो रहा है, एकाकीपन भी है, बेरोजगारी भी है, आत्महत्याएं भी हैं। उस दौर में बहुत सारे साहित्य भी लिखे गए, लेकिन इन सब के समाधान जो नितांत मौलिक थे, जो नितांत मानवीय थे, इन सब के समाधान प्रस्तुत करने के लिए प्राकृतिक विज्ञान ने सरेंडर कर दिया या प्राकृतिक विज्ञान सक्षम नहीं दिखा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, इसी परिवेश में सर अगर आप ध्यान दें तो चूंकि फ्रांस में 1789 में क्रांति हो गई और फ्रांस की जो क्रांति है वो राजतंत्र से लोकतंत्र की तरफ बढ़ती हुई क्रांति है। वो फ्रेटर्निटी, इक्वलिटी और लिबर्टी के आधार पर लड़ी गई क्रांति है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। कुछ इसी तरीके की चीज़ें आपको इंग्लैंड में भी दिखाई देंगी। इंग्लैंड का भी जो रिवॉल्यूशन है उसमें जो राजा के अधिकार हैं
हैं वो सीमित कर दिए गए और संसद के अधिकार बढ़ा दिए गए। तो आप ये देखेंगे कि एक तरफ तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की भी बात हो रही है, दूसरी तरफ इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी और लिबर्टी की बात हो रही है, जो फंडामेंटल राइट्स के आधारभूत तत्व हैं। और इसी आगोश में जो प्राकृतिक विज्ञान है वो बहुत सारी मानवीय समस्याओं का समाधान प्रस्तुत नहीं कर पा रहा। तो ये मान लिया गया कि हमने जो ये सोचा पुनर्जागरण काल में कि साहब क्या नाम है, वैज्ञानिक प्रगति से मानवीय समृद्धि आ जाएगी, उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है तब जब ऐसी समस्याएं, ऐसी मौलिक समस्याएं समाज में दिखाई देती हैं। समाज में असंतोष, जैसे अगर हम अपने भारतीय समाज को आज के परिप्रेक्ष्य में देखें हाँ, तो बड़ी तेजी से 1991 के बाद लिबरलाइजेशन, उदारीकरण के बाद और ग्लोबलाइजेशन के बाद भारत ने बड़ी तेजी से तरक्की की है। आम आदमी जो पहले साइकिल से चलता था आज 4 पहिया कार से चल रहा है। लेकिन विकास के मायने में हम फिर भी पीछे हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये प्रगति। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ सर कि इसके बावजूद आपको नहीं लगता कि हमारे समाज में डिप्रेशन बहुत बढ़ा है, एंजाइटी बहुत बड़ी है, नए नए जो बच्चे हैं वो किस तरह से झुंझला रहे हैं, सही बात है, एकाकीपन उनके ऊपर प्रेशर बढ़ा है, परिवार पर वो जो एक रूरल जो सरल एक सिंपल सोसाइटी थी रूरल, उसमें जो हंसी थी इंसान के चेहरे पर वो कहीं खो गई। और शायद ऐसी ही चीजों को, मतलब कुछ ऐसे नहीं कहा जा सकता कि 100 की भीड़ में भी हम बिल्कुल अकेले हैं। तो भीड़ हमने अपने चारों ओर बढ़ा लिया है, लेकिन भीड़ के बीच में हम बिल्कुल अकेले हैं। सॉरी। तो शायद ऐसी ही समस्याओं को समझने के लिए हमें एक व्यवस्थित विज्ञान या डिसिप्लिन या विधा। बिल्कुल सर, मैं वहीं पे आ रहा था। जो आपने बात की मैं उससे सहमत हूँ। कुछ ऐसा ही परिवेश उस समय भी रहा होगा। और चूंकि फ्रांस की क्रांति के प्रभाव और इंग्लैंड की क्रांति के प्रभाव, साथ में जो अर्थव्यवस्था है वो कृषक अर्थव्यवस्था से औद्योगिक अर्थव्यवस्था में तब्दील हो रही है, और साथ ही साथ उत्पादन के तरीके भी बदल रहे हैं। मानवीय समस्याएं अलग अलग तरीके से नए नए रूप में सामने आ रही हैं। इन्हीं परिदृश्यों में, इसी असंतोष के माहौल में फ्रांस के ही दार्शनिक थे सर सेंट साइमन, वो और उनके एक शिष्य थे ऑगस्ट कॉम्ट। इनकी एक सामूहिक जो संगोष्ठी है, उन्होंने ये सोचा कि कोई एक ऐसी विधा बनाई जाए, कोई एक ऐसा शास्त्र विकसित किया जाए इन प्राकृतिक विज्ञान के अलावा, जो विज्ञान तो हो लेकिन वो मनुष्य के ऐसे पक्षों, ऐसी समस्याओं का समाधान प्रस्तुत कर पाए जो नितांत मौलिक हैं, जिसका समाधान देने में कहीं न कहीं ये प्राकृतिक विज्ञान पीछे रह गए या वो उत्तर नहीं दे पा रहे। तो गणित से, रसायन शास्त्र से, प्राणी शास्त्र से हट के फिर सेंट साइमन ने एक शब्द प्रस्तुत किया कि जैसे भौतिक शास्त्र में हम बिल्कुल एग्जैक्ट निष्कर्ष पे पहुंचते हैं, उसी तरीके से मनुष्य क्यों परेशान है, उसकी समस्याएं क्यों हैं, या क्या समाधान दे दिया जाए कि उसमें समृद्धि आ जाए, खुशहाली आ जाए, कुछ ऐसा तत्व हम या कोई ऐसी विधा बनाएं। इसीलिए सेंट साइमन ने शुरू में इसको सोशल फिजिक्स नाम भी दिया कि बिल्कुल फिजिक्स की तरह एग्जैक्ट। आपका कहना है कि समाजशास्त्र का पहला नामकरण जो रखा गया उसका बचपन का नाम सर सोशल फिजिक्स, हाँ, सामाजिक भौतिकी। और ये बस एक ऐसा कह सकते हो कि बस एक भौतिकी सिर्फ इसलिए कि वो जो सामने है वो दिख रहा है, और निष्कर्ष जो हैं वो बिल्कुल सत्यापित हैं, वो कहीं प्रभावित नहीं, प्रमाणित हैं। हाँ, क्योंकि सर दौर भी ऐसा था कि जिसमें किसी भी नई विधा को एस्टेब्लिश करने के लिए सबसे पहले उसको एज ए साइंस एस्टेब्लिश करना। अब नहीं तो लोगों के अंदर स्वीकार्यता नहीं बन पाती, क्योंकि इसी आधार पर पुनर्जागरण हुआ था कि जो भी चीजें, जो भी घटनाएं, जो भी फिनोमिना विज्ञान की तर्ज पर खरा नहीं उतर रहा है, उसे हम खारिज कर देंगे। मतलब आपका कहना है मनुष्य की समस्या में भी मनुष्य है और समाधान में भी मनुष्य है, उसे ईश्वर में न खोजें। यूरोपियन रेनेसां जो था, यूरोपीय पुनर्जागरण, उसका दौर यही था कि जो इरेशनलिटी को नकार के रेशनलिटी की तरफ आना, और सारी प्रगति अब उसी तरफ चल रही थी। तो हर विज्ञान की बाध्यता थी कि अगर वो खड़ा होना चाहता है अपने पैरों पर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसे ये प्रमाणित करना होगा कि दैट इज अ साइंस, वो विज्ञान। तो एक बड़ी चुनौती तो ये थी। अब सर चुनौती इस तरीके से भी थी कि अगर आप प्राकृतिक विज्ञान की विषय वस्तु देखें तो प्राकृतिक विज्ञान की विषय वस्तु स्थिर है, और प्राकृतिक विज्ञान की विषय वस्तु स्थिर होने के कारण निष्कर्ष के प्रभावित होने की संभावना लगभग नगण्य है।
जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि चाहे आप हाइड्रोजन ले लीजिए, चाहे आप ऑक्सीजन ले लीजिए, उनका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो हमेशा फिक्स है। वो हमेशा फिक्स है, ऐसा नहीं है। उसीलिए पीरियोडिक टेबल भी बनी है। चाहे नाइट्रोजन ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर आप कहीं भी मिलाएंगे तो वाटर ही बनेगा। लेकिन चूंकि हमें मानवीय पक्ष पर काम करना था और मानवीय पक्ष जो है वो इतना ज्यादा फ्रेजाइल है, इतना अस्थिर है कि उसमें फिर निष्कर्ष के प्रभावित होने की पूरी संभावना है। बिल्कुल सही कहते हैं। तो इसलिए एक ही परिवार के घर के 4 बच्चे बिल्कुल अलग तरीके से बिहेव करते हैं। मतलब ये कहना चाहते हो आप कि जैसे अगर गर्मी बढ़ी तो बारिश होगी। ये कहा जा सकता है कि गर्मी बढ़ी तो वाष्पीकरण होगा, बादल बनेंगे, बरसात होगी। लेकिन ये नहीं कह सकते ना उसी तर्ज पर कि मान लीजिए एक लड़का है, उसने लव मैरिज किया और उसकी शादी सक्सेस रही, तो आप ये अल्टीमेटली कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि लव मैरिज सक्सेसफुल होता है। हो सकता है नेक्स्ट लव मैरिज फेल हो जाए, है ना। तो ये सामाजिक विज्ञानों में आप इस तरह से कोई तथ्य या इस तरह से कोई एक सॉलिड निष्कर्ष की तरफ आप नहीं जा सकते। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सही निष्कर्ष तक पहुंचने की कोशिश कर सकते हैं। उसके लिए जो पद्धतियाँ, जो वैज्ञानिक पद्धतियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे वस्तुनिष्ठता हो, तटस्थता हो, यथार्थता हो, तथ्यों का सही प्रकार का संकलन हो और तुलनात्मक अध्ययन हो, उसके आधार पर हम एक सत्यापित निष्कर्ष तक, एक ऐसे निष्कर्ष तक जो हमेशा सही साबित होगा, वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। शायद विज्ञान भी इसी पद्धति को इस्तेमाल करता है। उसी तर्ज पर हम यहाँ पर भी डाटा कलेक्शन करते हैं। अगर हमें किसी क्षेत्र विशेष में आत्महत्या का अध्ययन करना है तो हम एक ये निकालते हैं कि भाई आत्महत्या की दर किस वर्ग में ज़्यादा है, कि किस आयु वर्ग में ज़्यादा है, बेरोजगार लोगों के घर में आत्महत्याएं ज़्यादा हैं या रोजगार उन्मुख लोगों के घर में आत्महत्याएं ज़्यादा हैं, या उन जगहों पे आत्महत्याएं ज़्यादा हैं जो स्लम हैं, या उन जगहों पे ज़्यादा हैं जो नगरीकृत हैं। तो हम एक चार्ट बनाते हैं और उसकी सैंपलिंग करते हुए एवरेज से ज्यादा जो भी चीजें निकल के आती हैं, हम ये मान लेते हैं कि भाई आत्महत्या की दर में बेरोजगारी एक प्रमुख कारण बनता है। लेकिन ऐसा भी संभव है कि कोई रोजगार में होता हुआ व्यक्ति भी सुसाइड कर ले। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है, एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, कि हम नेचुरल साइंस तो चूंकि मानवीय पहलू पर हमें काम करना है और हम बहुत नज़दीक समस्याओं के समाधान के संदर्भ में बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं, इसीलिए फिर अगस्टकॉम्ट ने ये कहा भी कि हमें इस विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। चूंकि विषय वस्तु अस्थिर है, इसलिए हम प्राकृतिक विज्ञान की तरह उसमें हमेशा ही सत्यापित निष्कर्ष नहीं दे पाएंगे। लेकिन चूंकि विषय वस्तु अस्थिर भले है, लेकिन वो इतना मानवीय पक्ष के समीप है कि हम उसे विज्ञान ही नहीं बल्कि विज्ञानों की रानी कह सकते हैं। वो क्वीन ऑफ ऑल साइंसेज है। साइंसेज इसीलिए तो है कि वो मानवीय मूल्यों को संरक्षित कर सके या मनुष्य को खुश रखे, समृद्ध कर सके, एक समृद्ध समाज, एक खुशहाल समाज बना सके। तो इसीलिए तो सारी, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे जो कुछ भी हो, तो जहाँ पे गणित है, कंप्यूटर है, बायोटेक्नोलॉजी है, किसके लिए? इसलिए मनुष्य के लिए, हेल्थ के लिए। तो हमें इस डिबेट में नहीं पड़ना चाहिए कि वो साइंटिफिक मेथड अडॉप्ट किया गया है नहीं, या साइंस है कि नहीं है। हमें इस पर बल देना चाहिए कि जहाँ पर प्राकृतिक विज्ञान अपनी सीमाएं निर्धारित करता है, वहाँ से समाजशास्त्र अपने समाधान देता है। बिल्कुल सर। तो इसी के सेंस में सर, समाज इमरजेंस हुई। समाज का जैसा आपने बताया कि अगस्टकॉम्ट फादर थे। हाँ सर, और दूसरी चीज इन्होंने समाजशास्त्र को जो है वो, सर समाजशास्त्र का तो उदय मैं ये बताना चाह रहा था कि किस बैकग्राउंड में हुआ। मैं यूरोप की तत्कालीन परिस्थितियां बता रहा था। और मैंने इसी आधार पे आपको ये भी बताया कि मतलब सेंट साइमन और अगस्टकॉम्ट ने मिलकर इसको एक शब्द दिया, मतलब सोशल फिजिक्स दिया। बाद में सर चूंकि फिजिक्स से बहुत ज़्यादा रिजेम्बलेंस नहीं थी, और जैसे फिजिक्स में रिजल्ट्स मिलते हैं वैसे रिजल्ट्स मिलते नहीं, तो अगस्टकॉम्ट जो उनके शिष्य थे, उन्होंने खुद ही सोचा कि इसे कुछ नया नाम दिया जाए। तो 1838 में अगस्टकॉम्ट ने
जो उन्हीं के शिष्य थे सेंट साइमन के, उन्होंने इसके लिए एक समाज शास्त्र नाम दिया, मतलब हिंदी में सोशियोलॉजी। हाँ, उन्होंने सोशियोलॉजी नाम दिया। और ये दो शब्दों से मिलके उन्होंने बनाया उसको। सोशियस जो लैटिन से उन्होंने लिया, और लोगोस तो शब्द आप जान ही रहे हैं कि वो मतलब ग्रीक है और सभी चीजों के लेकिन लिए। अजीब नहीं है सर ये कि हाँ सर, थोड़ा सा एक शब्द की रचना दो भाषाओं से की। हाँ सर, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये दौर ही ऐसा था जिसमें लोगोस बहुत जरूरी था, क्योंकि साइंटिफिक स्टडी होता है, उसका मतलब कि हमने जो भी पॉपुलर हमने जो भी चीज की है, जो भी विधा बना रहे हैं हम, वो साइंटिफिक मेथड से बना रहे हैं। तो उसमें एंथ्रोपोलॉजी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पहला शब्द किसी भी भाषा से हो अध्ययन के लिए अंतिम वाला शब्द। तो ये जितने ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट थे, इनकी एक मजबूरी हो गई कि उसको उन्होंने लोगोस तो रखना ही है कि नहीं भाई, ये भी साइंटिफिक मेथड से ही सोसाइटी का अध्ययन किया। तो उसमें सोशियस जो है वो सोसाइटी है, और लोगोस जो है वो साइंटिफिक मेथड है। क्रिटिसाइज नहीं किया क्या फिर कभी इस कारण से कि भाई नहीं सर, इस विवाद नहीं, ये वो दौर है कि जिसमें सभी शास्त्र जो नए स्थापित हो रहे थे, सबके सामने ये चुनौती थी कि वो अपने आप को विज्ञान प्रूफ करें। अच्छा। तो और सभी ने कुछ कुछ इसी तरीके के तर्क दिए हैं कि चूंकि हम मानवीय समाज पर काम कर रहे हैं और विषय वस्तु अस्थिर है, तो हमसे वो अपेक्षा ना की जाए जैसा प्राकृतिक विज्ञान में निष्कर्ष निकालने की अपेक्षा। क्या योगदान बताना चाहेंगे अगस्त कॉम्ट का आप? सर, अगस्त कॉम्ट के बहुत सारे योगदान हैं। सबसे पहले तो फादर ऑफ सोशियोलॉजी है, और सोशियोलॉजी शब्द की रचना की। हाँ, और दूसरा जो लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के लिए भी जाने जाते हैं। ये क्या चीज होता है सर? लॉ ऑफ 3 स्टेजेस का मतलब इसमें ये है कि उन्होंने समाज के उद्विकास को एक तरीके से सोसाइटी के इवोल्यूशन को 3 स्टेजेस में डिवाइड किया। 3 लॉज, उन्होंने कहा कि 3 कानून ही मुख्य हैं जिसके आधार पर समाज का उद्विकास हुआ। मैं आपको इसको सरल भाषा में समझाता हूँ कि जैसा आज का समाज है, वैसा आज के 200 साल पहले का नहीं था, आज के 2000 साल पहले का नहीं था। तो उन्होंने बताया कि देखिए, जो सोसाइटी है वो उसको रेगुलेट करने के लिए कोई एक मेन एक्सिस होती है। उसी अक्ष के इर्द गिर्द समाज की सारी व्यवस्थाएं घुमा करती हैं, अर्थव्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था। तो वो जो एक्सिस होती है वो एक लॉ मेंटेन करती है, वो एक कानून जैसा होता है, और उसको मानते हुए उसको मानने की बाध्यता के आधार पे ही पूरा समाज संगठित होता है। जिसमें वो जो पहली सोसाइटी बताते हैं वो धर्म केंद्रित समाज बताते हैं, थियोक्रेटिक सोसाइटी, थियोक्रेटिक सोसाइटी। तो जो लॉ ऑफ स्टेजेस में पहला मतलब स्टेज धर्म द्वारा चलने वाला, धर्म द्वारा नियमित या रेगुलेट होने वाली सोसाइटी। जी, जिसमें हर समस्या का जो कारण और निवारण बिल्कुल दोनों धर्म में ही खोजा जाएगा। और ईश्वरीय सत्ता की प्रधानता मानी जाएगी, और जो जितना धार्मिक होगा, जो वो उसका उतना ज्यादा वर्चस्व होगा, और समाज के जितने भी कानून होंगे वो धर्म उन्मुख होंगे, या फिर वो संचालित होंगे। वो जो धर्मावलंबी लोग हैं वही समाज को एक तरीके से रेगुलेट करेंगे। तो जैसे अगर आप ध्यान दीजिए, तो जो भारत का प्राचीन दौर है या प्राचीन भारत है, आप देखेंगे कि वो लगभग थियोक्रेटिक ही रहा है। मतलब उसमें राजा में भी जो दैवीय शक्ति की बात है वो पुरोहित के माध्यम से ही है। धर्म केंद्रित समाज है, धर्म से ही पूरी वर्ण व्यवस्था है या जाति व्यवस्था है उत्तर वैदिक काल से। अपन आज के समय में भी बोल सकते हैं जैसे तालिबानी शासन है। हाँ, मतलब एक तरीके से जो प्रिमिटिव सोसाइटीज हैं उसमें रिलीजन ने उसमें रिलीजन ने एक बड़ा रोल प्ले किया है। रिलीजन ही मेन एक्सिस रहा है, और समाज के जितने भी उपागम हैं, आयाम हैं, वो उसी के इर्द गिर्द घूमे हैं। अच्छा, तो एक चीज तो ये बताई। दूसरा स्टेज उन्होंने ये बताया कि इसके बाद जब सोसाइटी इवॉल्व होती है तो वो मेटाफिजिकल स्टेज में जाती है। मतलब वो दार्शनिक स्तर है या आध्यात्मिक स्तर है, जिसमें ईश्वरीय सत्ता को स्वीकार तो किया जाता है, लेकिन उसके अमूर्त पक्ष पर ज्यादा बल दिया जाता है। हाँ, ईश्वर एक है, इस टाइप की बात, और सभी लोग बराबर हैं, वो निराकार है, वो सब में चर अचर सब में व्याप्त है। तो इसको इस तरीके समझिए कि जैसे भारत का जो मध्यकाल है, जिसमें भक्ति आंदोलन है, जिसमें सूफी आंदोलन है, शंकराचार्य का दर्शन है, जिसमें नानक हैं, कबीर हैं, और भी बहुत सारे जो सूफी मत हैं। ये मेटाफिजिकल स्टेज है कि मतलब जिसमें जो पूरी सोसाइटी है वो एक तरीके से निराकार ब्रह्म की तरफ है। ऐसा नहीं है कि वो किसी
ऊर्जा को मान नहीं रही है, लेकिन वो उसके स्वरूप को नकार रही है। वो ये कह रही है कि एक अतिरिक्त ऊर्जा है, लेकिन उसी से समाज संचालित है और उसमें समरसता भी है, उसमें बहुत सारी और चीज़ें भी हैं। तीसरी जो बात करते हैं कि ये सोसाइटी जब इवॉल्व होगी तो वो पॉजिटिव स्टेज की बात करते हैं। अच्छा, पॉजिटिविज्म, हाँ, प्रत्यक्षवाद। ओके। तो उसमें उन्होंने कहा कि देखिए हम भरोसा उस पे करेंगे जो हमको दिखाई देगा। अच्छा, उसमें विज्ञान पर बल होता है, हाँ, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुनिष्ठता, तर्क पर बल होगा, विज्ञान पर बल होगा, जो हमें दिखाई देगा हम उससे ही, मतलब हम उसी लोग पर जैसे भरोसा। 10वीं 12वीं में थे तो प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष, एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन पर आते थे। बिल्कुल। आज का समाज वैसा ही रसना समाज है कि भाई जो दिख रहा है वही सत्य है, और जो दिख नहीं रहा है वो फालतू की बकवास है। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव सोसाइटी, पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड। आधुनिक जो समाज है वो आधुनिक समाज तर्क की बात करता है, वो आधुनिक समाज विज्ञान की बात करता है, प्रत्यक्षता की बात करता है। तो वर्तमान जो युग है वो एक तरीके से कॉम्ट की थर्ड स्टेज है। तो ये उनका जो समाज के उद्विकास का क्रम है वो इसी तरीके से 3 स्टेज। तो ये बड़ा कंट्रीब्यूशन है सर। अगर आप इसको देखें तो कहीं न कहीं यूरोप का जो पुनर्जागरण है वो उस तरीके की बात उन्होंने लॉ ऑफ 3 स्टेजेस में की है। वो जो थर्ड स्टेज है वो पुनर्जागृत समाज की बात है। तो ये इस तरीके से समाजशास्त्र का उद्भव होता है। और कुछ समाजशास्त्र के ब्रांचेस के बारे में क्या बोलेंगे सर? समाजशास्त्र की ब्रांचेस के बारे में तो नहीं, जब इसकी इमरजेंस होती है तो इसको एज ए एकेडमिक्स एस्टेब्लिश करने की बात सबसे प्राथमिक स्तर पर होती है। उसमें अगर फैक्ट्स पर मैं जाऊं तो अमेरिका का जो येल विश्वविद्यालय है वहाँ सबसे प्राथमिक स्तर पर समाजशास्त्र सबसे पहले अध्यापन शुरू किया, एक विभाग के रूप में स्थापित किया गया। और जहाँ तक मुझे ख्याल आता है शायद सरोकिन उसके पहले प्रोफेसर भी थे। अमेरिकन, जी, वो अमेरिकन रशियन थे। जी, वो उसके पहले प्रोफेसर थे। और फिर इस तरीके से आगे बहुत सारे विश्वविद्यालयों में इसका अध्यापन शुरू हुआ। और आज ये स्थिति ये है कि हमारे पास एक बेहतर उपागम है, एक बेहतर आयाम है कि हम समाज के बदलते परिवेश को इन सारी विचारधाराओं के माध्यम से समझ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे क्लासिकल थिंकर भी हैं। तो अगर हम मार्क्स को देखें, वेबर को देखें, दुर्खीम को देखें तो ये समाजशास्त्र के शुरुआती दौर के एक शास्त्रीय विचारक हैं। बाद के दिनों में तो बहुत सारे नाम और जुड़ अच्छा, जैसे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं MPPSC की और जो सिलेबस आपके सामने है उसके हिसाब से समाज सबसे बड़ी चीज़ है। कि मतलब सबसे पहली चीज़ जो मुझे लगती है सर कि समाजशास्त्रीय भाषा में या वैसे भी हमें ये पता होना चाहिए कि आखिर समाज क्या है। तो समाज को अगर हमें जानना है अच्छे से सर, तो समाज को हमें समझना है, जानना है। समाज शास्त्र के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अगर उन्हें समझना है तो एक चीज होती है कि भाई उसके लिए हम मोटी मोटी बुक्स पढ़ें और एक चीज होती है कुछ टेक्निक ऐसे अपनाएं कि कम मेहनत में। अब देखिए एक बच्चा जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है, सिलेबस इतना बड़ा है तो वो एज ए समाजशास्त्र की तो 10 बुक्स पढ़ नहीं सकता है। तो कुछ ऐसा कोई जैसा शायद मैंने सुना है कि एक कोई राइटर है अमेरिकन, मतलब अमेरिकन राइटर, 2 विद्वान है, मैकाइवर और पेज। वेरी गुड। तो उनकी कोई बुक है सोसाइटी। तो उसकी चर्चा में बार बार हर जगह देखता हूँ कि भाई ये अपेक्षित होता है कि अगर बेसिक कॉन्सेप्ट्स सोसाइटी के, अगर जैसे लिखा है समाज की मूलभूत संकल्पनाएं तो उनको अगर आपको क्लियरिफाई करना है कि फैमिली क्या है, ग्रुप क्या है, सोसाइटी क्या है, कम्युनिटी क्या है, तो मैकाइवर और पेज की डिफिनेशन लिखना इतना जरूरी क्यों हो जाता है? सर बहुत अच्छा प्रश्न है आपका और मैं कोशिश करता हूँ कि इसका उत्तर दूँ। जो हमें जिस पर काम करना है, जिसके लिए ये विधा बनी, उसमें सबसे मौलिक है समाज। और मैकाइवर और पेज का कंट्रीब्यूशन ये है कि उन्होंने बहुत सरल तरीके से
और बहुत कुछ सटीक व्याख्या की है समाज की। समाज के विभिन्न अवधारणाओं जी जी। तो इसलिए शायद वो आपकी बात बिल्कुल सही है, हाँ, कि मतलब इनको बहुत फॉलो अप करते हैं हम, और इनको बहुत ही पायनियर रूप में मानते हैं, क्योंकि समाज को शुरुआती स्तर पे इन्होंने परिभाषित